तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का। ट्वेल्थ क्लास में जो इकोनॉमिक्स की बुक है समष्टि अर्थशास्त्र, आज हम उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ मूल अवधारणाएं पढ़ने वाले हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानने से पहले चलिए हम जानते हैं अर्थशास्त्र होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हुआ है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। मतलब पहली बात क्या है, जो हमारी अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक है, वो क्या है, सोशल साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो वस्तु और सेवाएं होती है उसके उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं कि किस साल किस चीज़ का कितना प्रोडक्शन रहा। मान चलो इस साल हमारे यहाँ वीट का कितना प्रोडक्शन रहा। वीट भी क्या होती है, वस्तुओं में आ जाती है, ठीक है। उसका वितरण वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए उसको किस प्रकार बांटा गया। अब जब भारत में इस साल वीट का प्रोडक्शन हुआ तो किस स्टेट में वीट को कितना ज़्यादा सप्लाई किया गया, किस स्टेट में वीट की सप्लाई कम रही, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद विनिमय, विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, मतलब किस रेट पर हमने वीट क्या करा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को बेचा, ठीक है, या किस रेट पर हमने लोगों को प्रोवाइड करा। उसके बाद आता है उपभोग का अध्ययन, मतलब कंजप्शन क्या रहा, कि किस स्टेट में कितना ज़्यादा लोगों ने आटे का कंजप्शन करा। कंजप्शन मतलब होता है उपभोग, ठीक है। उपभोग क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सिंपल देखें तो उपभोग क्या होता है, जब कोई इंसान अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी चीज़ का यूज़ करता है, उपयोग करता है, तो वो क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है, ठीक है। तो अब हमने एक अर्थशास्त्र की एक अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ ली, वो थी अर्थशास्त्र की सामाजिक विज्ञान की शाखा है, ब्रांच है, जिसमें क्या होता है हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग सामान का कितना प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन के बाद आता है वितरण, मतलब हमने जब प्रोडक्शन करने के बाद किस तरीके से हमने उसको बांटा अलग अलग लोगों में, अलग अलग जगह। उसके बाद विनिमय, मतलब कि विनिमय मतलब किस रेट पर, विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, ये था। तो मतलब हमने किस रेट में, मतलब कितनी कीमत पर क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को बेचा। उसके बाद उपभोग मतलब होता है कंजप्शन, कि लोगों ने उस चीज़ का कितना उपभोग करा। अब हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, अब हम आ जाते हैं अर्थशास्त्र के बारे में जान लिया। अब हम जाते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। समष्टि मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और व्यष्टि मतलब होता है छोटा। तो व्यष्टि आपका 11th क्लास का सिलेबस है, समष्टि अर्थशास्त्र आपका 12th क्लास का सिलेबस है। तो समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, मतलब हम एज अ होल लेवल पे, बड़े लेवल पे क्या करते हैं, इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो 12th में जो है आपका क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या, हम पहले वो जानते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, समस्याओं का अध्ययन होता है, ठीक है। समस्या किसकी समस्या, अर्थव्यवस्था की समस्या, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक समस्या होती है, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हम उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कौन सी समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का, ठीक है। और वो आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी होती है, उन आर्थिक समस्याओं में सबसे पहले समस्या आती है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। मतलब कोई भी कंट्री है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो उसके लिए सबसे पहली प्रॉब्लम होती है जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। हर कंट्री चाहती है, ठीक है, कि उसकी जीडीपी ग्रोथ बढ़े, ये था। तो हर कंट्री का होती है अपनी जीडीपी ग्रोथ को डेवलप करने के लिए, ठीक है, अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या वो करती है, डिफरेंट टाइप के एफर्ट करती है। तो ये भी क्या है, जीडीपी ग्रोथ भी क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है, किसकी, इकोनॉमी की, हर कंट्री की इकोनॉमी की। अब इंडिया ने भी क्या एक सेटअप कर रहा है कि हमें हर साल अपनी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है इतनी रखनी है, बट हमारी ग्रोथ उतनी पहुंच नहीं पाती। तो ये भी क्या रहती है, एक प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। तो जो हमारी आर्थिक समस्याओं में दूसरी मेजर प्रॉब्लम आती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आप जैसे जानते हैं कि भारत जैसे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हर 100 में से 7-8 लोग क्या कहते हैं यहाँ बेरोजगारी के शिकार हैं। तो अगर कोई भी इकोनॉमी अपने आप को बूस्ट करना चाहती है, ग्रोथ बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे मेन चीज़ है लोगों को रोजगार देना। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का फुल
स्केल पे यूज़ नहीं कर पाएगा, और जब फुल स्केल पे यूज़ नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ डाउन रहेगी ये तो ये भी क्या होगी, हमारी एक आर्थिक समस्या है किसी भी इकोनॉमी की। उसके बाद हम बात करते हैं विनिमय दर और भुगतान शेष संबंधी। विनिमय दर मतलब क्या होता है, एक्सचेंज रेट। मतलब आज आप देखते हो विनिमय दर तथा भुगतान शेष संबंधी समस्या। आप जैसा सब जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, हम सबको क्या होता है, डॉलर चाहिए होता है, ठीक है। तो आप देखते हो कि जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है, ठीक है, वो क्या होता है, आज कितना बढ़ चुका है। आज $1 के लिए हमें क्या होता है, 82 रुपये पे करने पड़े, जबकि एक टाइम पे हमें अभी एक साल पहले 70 के आसपास रुपये पे करने पड़े थे। तो क्या होता है, विनिमय दर तथा भुगतान शेष, अगर जितना हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, डॉलर मतलब डॉलर जितना स्ट्रांग होगा और रुपए जितना ज़्यादा गिरेगा, उससे क्या होगा, अगर हम विनिमय दर मतलब क्या होता है, एक्सचेंज रेट, ठीक है, मतलब $1 के लिए हमें कितने रुपए पे करने। उसके बाद आता है भुगतान शेष संबंधी समस्या। मतलब अगर डॉलर जितना स्ट्रांग होगा, रुपया जितना कमजोर होगा, ठीक है, ये आप पहले समझिए कि डॉलर जितना स्ट्रांग होगा, रुपया जितना कमजोर होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, भुगतान शेष संबंधी समस्या। मतलब जो हमारा अभी हमें भुगतान करना है, पेमेंट करना है किसी दूसरे देश को, तो उस पर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। पहले $1 70 का था, आज क्या है, 82 का है। तो मतलब क्या होगा, हमें डॉलर में पेमेंट करनी है आगे। अब डॉलर क्या है, महंगा हो गया, ठीक है, तो हमें क्या पड़ेगा, तो हमें जो पेमेंट पड़ेगी वो भी क्या पड़ेगी, महंगी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हमें क्या होगा, पेमेंट करने में परेशानी आएगी, ठीक है, क्योंकि हम बाहर से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं चीज़ें ज़्यादा। जब इंपोर्ट करते क्या होता है, हमें डॉलर की ज़रूरत होती है, और डॉलर जितना स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, हमें उतना ज़्यादा रुपए पे करना पड़ेगा दूसरे देशों को इंपोर्ट करने के लिए। किसी भी सामान को दूसरे देशों से इंपोर्ट करने के लिए हमें उतने ज़्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है जो किसी भी अर्थव्यवस्था की एक मेजर प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छी, आपको इसको चीज़ें अच्छे से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो जो आर्थिक समस्याएं हैं किसी भी अर्थव्यवस्था की, वो क्या है, मुद्रास्फीति व अस्फीति, इन्फ्लेशन और अनइन्फ्लेशन या नॉन इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति मतलब होती है इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब महंगाई। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जब महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है, लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं, और जब लोग सेविंग नहीं कर पाते तो इससे क्या होता है, बैंक के पास, क्योंकि लोग सेविंग कहाँ करते हैं, बैंक में करते हैं। जब लोग बैंक में पैसे सेव करते हैं तो इससे क्या होता है, बैंक वो पैसा कहाँ देता है, अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं। तो अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, लोगों की सेविंग कम होती है, और लोगों की सेविंग कम होती है तो क्या होता है, लोगों की परचेसिंग पावर डाउन हो जाती है, और जब परचेसिंग पावर कम होती है तो क्या होता है, डिमांड गिर जाती है, ठीक है। तो क्या महंगाई भी क्या एक अर्थव्यवस्था की बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। और अविस्मृति मतलब कि महंगाई का ना बढ़ना, ठीक है, वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। ये था निवेश के लिए कोषों की समस्या। मतलब अगर कोई इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर हमारे पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, या फिर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं आ रही, ठीक है, और हम अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं कर पा रहे, तो ये भी क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे पास पैसा नहीं है अपनी अर्थव्यवस्था में लगाने के लिए। तो ये भी क्या एक आर्थिक समस्या कहलाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्थिक प्रणाली के समुच्चय, ठीक है, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले आता है समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या कहलाता है, हमारा एग्रीगेट डिमांड का सिंपल मतलब है कि हमारे देश में जितने भी सामान हैं और वस्तु और सेवाएं, उनकी मांग से मतलब हमारे देश में टोटल डिमांड कितनी है डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, अलग अलग वस्तुओं की, अलग अलग सामानों की हमारे देश में टोटल डिमांड कितनी है, ये था। और अगर हमें समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड को मेजरमेंट करना है तो इसको मेजरमेंट करने का सिंपल तरीका होता है कि एक साल में लोगों ने अलग अलग चीज़ों को खरीदने के लिए कुल कितना पैसा खर्च करा, ठीक है, मतलब लोगों ने अलग अलग सामानों को खरीदने के लिए कुल मिला के इतना पैसा खर्च करा, ठीक है। इससे क्या होगा, हम एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग को मेजरमेंट कर पाएंगे। ये था। आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि एक 10 रुपये का बिस्कुट है, ठीक है, तो हमें चेक करना है कि इसकी डिमांड कितनी थी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि लोगों ने ये 10 रुपये के बिस्कुट को खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करा। तो मान के चलो इस साल लोगों ने क्या करा, 100 रुपये खर्च करे किस चीज़ के लिए, बिस्कुट को खरीदने के लिए। ये था। तो अब हम क्या करेंगे, 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या था, 10 बिस्कुट की क्या रही इस साल
मांग रहे, डिमांड रहे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। सप्लाई क्या होती है, पूर्ति करना, मतलब किसी चीज़ को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो समग्र पूर्ति का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि एक साल के अंदर किसी अर्थव्यवस्था में अलग अलग प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं का टोटल प्रोडक्शन कितना रहा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस साल इंडिया में कितनी कार मैन्युफैक्चरिंग हुई, कार के टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, उत्पादन कितना हुआ, हम कहते चलो हम मान के चलते हैं कि 1000 कार का प्रोडक्शन हुआ, तो ये क्या है, इस साल की सप्लाई है, ठीक है, किसकी, कार की, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं समग्र पूर्ति को, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई का मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई का मेजरमेंट करने के लिए हम कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कि एक साल के अंदर, ठीक है, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का मतलब सामानों का प्रोडक्शन हमारी अर्थव्यवस्था में हुआ है, ठीक है, जो भी जितने भी सामानों का अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन हुआ है उनका मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है, उनके मार्केट प्राइस के थ्रू क्या वो करेंगे, हम एग्रीगेट सप्लाई को माप सकते हैं, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई अगर किसी भी देश में अगर सप्लाई अच्छी है, पूर्ति अच्छी है, एग्रीगेट सप्लाई समग्र पूर्ति अच्छी है, तो इससे क्या होता है, एएस, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, अगर किसी देश में एग्रीगेट सप्लाई अच्छी है तो उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ की जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। आप सबको पता है कि एक प्रोडक्शन, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर जितना ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उतनी अच्छा क्या होगा, इसका सीधा इम्पैक्ट आपका पड़ेगा आपकी जीडीपी ग्रोथ पर, ये था, ठीक है। तो एएस में वृद्धि का मतलब क्या होता है कि अच्छी जीडीपी ग्रोथ को ये शो करता है, ये ना। उसके बाद बात करते हैं समग्र उपभोग का, एग्रीगेट कंजप्शन। उपभोग का मैंने पहले मतलब बताया था, उपभोग मतलब होता है जब कोई इंसान अपनी नीड को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी सामान का या वस्तु का उपयोग करे, उसका यूज करे, तो क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेफिनेशन आपको लिखी मिल जाएगी। इसका मतलब लोगों द्वारा, ठीक है, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तुओं का उपयोग करना, ठीक है। तो हम इसका जो है कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका जो अगर हम एग्रीगेट कंजप्शन का कैलकुलेशन करना चाहे, इसे मेजरमेंट करना चाहे तो कैसे करेंगे, एक साल के अंदर लोगों ने उपभोक्ता वस्तु की खरीद पर कितना खर्चा किया के रूप में से मापा जाता है, ठीक है। तो अगर हमें एग्रीगेट कंजप्शन, ठीक है, एग्रीगेट कंजप्शन समग्र उपभोग का मेजरमेंट करना, उसको मापना, तो हम सिंपल देखेंगे कि लोगों ने एक साल में कितना खर्चा किया किस चीज़ पे, डिफरेंट अलग अलग चीज़ों को खरीदने के लिए, ठीक है, उनका उपभोग करने के लिए, ये था। और जो समग्र उपभोग है, ठीक है, समग्र उपभोग एग्रीगेट कंजप्शन क्या शो करता है, एग्रीगेट कंजप्शन क्या होता है, लाइफ ऑफ क्वालिटी को शो करता है, क्या करते हैं, क्या होता है समग्र उपभोग, क्या होता है जीवन की गुणवत्ता को, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ को शो करता है कि एक कंट्री में लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन, मतलब किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं समग्र निवेश की, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जरूरी होता है, जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम क्या कहते हैं अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, उसका आउटकम नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा, ये था। इसका मतलब उत्पादक द्वारा उन वस्तुओं का उत्पादन करना जिससे कि उसकी पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो, यह उत्पादन क्षमता को दर्शाता है, ठीक है। तो क्या होता है समग्र निवेश का सीधा मतलब क्या होता है, समग्र निवेश का सीधा मतलब है कि हम क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा हमारे पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होगी, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उससे क्या होगा हमारे स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है, कैपिटल स्टॉक में क्या होगी, वृद्धि होगी, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होगी। इसे हम आगे और अच्छी तरीके से जानेंगे। यह उत्पादन क्षमता को दर्शाता है, ठीक है। तो जो हमारा समग्र निवेश होता है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट होता है, वो किस चीज़ को दर्शाता है, वो दर्शाता है हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में, उसका जो प्रोडक्शन लेवल है या प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जो हमारा एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है ये क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को शो करता है, किसको दर्शाता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को। उसके बाद हम बात करते हैं घरेलू आय।
अब घरेलू आय क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। जैसे आप जान सकते हो डोमेस्टिक मतलब अपने देश के अंदर किसी भी इकोनॉमी की जो घरेलू आय होगी, ठीक है, घरेलू आय मतलब डोमेस्टिक इनकम जो होगी वो क्या होगी, मतलब किसी कंट्री ने अपने देश के अंदर ही प्रोडक्शन करके देश की अंदर की डिमांड को ही फुलफिल करके कितने पैसे जनरेट करें, ठीक है, वो हमारा कहलाता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को अगर हम सरल शब्दों में परिभाषित करें तो ये है कि एक देश के द्वारा अपने ही अंदर कितने पैसे जनरेट किए गए या कितने पैसे कमाए गए, ये था, या एक देश के द्वारा एक देश के किसी कंट्री के अंदर ही अंदर कितनी इनकम जनरेट की गई, कितने पैसे कमाए गए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा घरेलू आय कहलाता है। मतलब एक देश ने अपने अंदर ही प्रोडक्शन सप्लाई डिमांड चेन को पूरा करके कितना पैसा कमाया, ठीक है। तो जो इसके कुछ फैक्टर होते हैं डोमेस्टिक इनकम के क्या होता है, कुछ फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, ठीक है, कारक आय, ठीक है, ठीक है। तो इसके कुछ फैक्टर होते हैं, मतलब कुछ पार्ट होते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर हमारा किराया, ब्याज, लाभ, मजदूरी, ये चार चीज़ें आ जाती है, ठीक है। इन चारों चीज़ों को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाता है, डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है, ठीक है। किराया, ब्याज, लाभ, मजदूरी, इनको हम आगे और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो एक साल के अंदर उत्पादन के कारकों के स्वामी द्वारा कमाया जाता है, ठीक है। उत्पादन के कारकों के जो स्वामी होते हैं वो क्या होते हैं, परिवार के लोग होते हैं। इसे हम आगे और डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम जानते हैं सामान्य कीमत स्तर, ठीक है। सामान्य कीमत स्तर क्या करता है, सामान्य कीमत स्तर का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक टाइम, किसी विशेष टाइम पीरियड में, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान किसी सामान का या किसी वस्तु के जो कीमत में, प्राइस में जो उतार चढ़ाव आता है, ठीक है, उसको हम, उसका जो इंडेक्स होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सामान्य कीमत स्तर। आप इसका सिंपल एक मतलब समझ सकते हैं कि इसका क्या है। इसका सिंपल मतलब है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में जो उतार चढ़ाव के सूचकांक से है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जनरल प्राइस लेवल क्या मैं बताता हूँ, मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के समय, ठीक है, मान के चलो दिवाली के समय, ठीक है, किसी वस्तु की कीमतों में जो उतार चढ़ाव आता है। आप देखते हो कि दिवाली से पहले क्या होता है, फ्रिज रेट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत क्या होती है, बहुत हाई होती है, कॉस्ट हाई होती है। पर आप दीपावली के टाइम आप देखते हो क्या होता है, दीपावली के टाइम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उनके प्राइस काफ़ी डाउन हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि दिवाली के टाइम पे क्या होता है, मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो किसी स्पेसिफिक टाइम मतलब विशेष समय अवधि के दौरान, किसी विशेष समय पर, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत पे या किसी भी सामान की कॉस्ट में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, ठीक है, उसका जो इंडेक्स होता है, सूचकांक होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल सामान्य कीमत स्तर बोलते हैं, ठीक है। तो सामान्य कीमत स्तर क्या बताता है, लोगों की जीवन की लागत को बताता है। मतलब कि एक कंट्री में, एक देश में लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कितना पैसा पे कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितना पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, हमारा सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल हमारा क्या शो करता है, क्या क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है हमारा जीवन की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग को, ठीक है। अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार, मतलब किसी भी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन दी इकोनॉमी, ठीक है, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर अलग अलग वस्तुओं तथा सेवा मतलब किस प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु मतलब कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है अर्थव्यवस्था के अंदर, तो इसमें दो टाइप आ जाते हैं, ठीक है। पहला आता है अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं, दूसरा आता है उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार, तो ठीक है, तो इसमें पहले टाइप के बारे में हम जानेंगे, अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं, ठीक है, तो अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है, जैसा आपको नाम से पता लगता है अंतिम वस्तुएं, ठीक है, वह वस्तु